हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हीमोस्टेसिस एंड ब्लड कोगुलेशंस। हीमोस्टेसिस क्या होता है पहले इसे समझते हैं। हीमोस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, मतलब प्रक्रिया, जो हमारे शरीर में ब्लड लॉस होने से बचाता है। कब? जब हमें इंजरी होता है तब। ठीक है, हम लिखते हैं हीमोस्टेसिस एंड ब्लड कोगुलेशंस। हीमोस्टेसिस एंड ब्लड कोगुलेशंस। देखिए, हीमो का मतलब होता है ब्लड, स्टेसिस का मतलब होता है प्रिवेंशंस। ठीक, तो हीमोस्टेसिस का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस आफ्टर इंजरी। ठीक है, तो इसका कुछ स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप, मेन स्टेप जो हम लिखते हैं। फर्स्ट, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शंस। सेकेंड, पहले वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन को समझते क्या होता है, इसके बाद दूसरा का बात करेंगे। ठीक है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शंस। देखिए, जब भी हमें इंजरी मतलब चोट लगता है तो उस समय ब्लड का फ्लो काफ़ी हाई रहता है, लेकिन धीरे धीरे ब्लड का फ्लो रिड्यूस होने लगता है और उसके बाद अंत में जाकर ब्लड का क्लॉट वहाँ पर बनता है, मतलब ब्लड जम जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो वेसो मतलब हुआ ब्लड, ब्लड वेसल्स, एंड कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्ट होना। ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना कब? जब इंजरी होता है तब। कब इंजरी होता है तब? क्योंकि ब्लड का फ्लो काफ़ी हाई रहता है और उसको रिड्यूस करने के लिए ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उस समय ब्लड का फ्लो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। अब सेकेंड में आता है प्लेटलेट्स का प्लग बनता है। प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशंस। ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वहाँ पर जहाँ पर इंजरी होता है वहाँ पर ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके बाद प्लेटलेट्स का वहाँ पर प्लग बनता है। प्लेटलेट्स का प्लग बनता है तो वहाँ पर ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाता है, लेकिन ये टेम्पररी प्लग है। टेम्पररी प्लग का मतलब कि ये उतना पावरफुल नहीं है, सॉफ्ट है, जिसे हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस भी कभी बोल देते हैं, प्राइमरी हीमोस्टेसिस। तीसरा है ब्लड क्लॉटिंग, जिसे हम कैपिलेशंस बोलते हैं। ब्लड क्लॉटिंग को हम कैगुलेशंस भी बोलते हैं, और इसमें प्लेटलेट्स का प्लग बनता है, जिसे हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस बोलते हैं। और तीसरा स्टेप जो ब्लड क्लॉटिंग, इसमें इनसॉल्युबल फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन स्टेंट में, और जो प्लेटलेट का प्लग बनता है उस पर जाकर डिपोजिशन हो जाते हैं और उसके बाद वो प्लग हार्ड हो जाता है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी हीमोस्टेसिस बोलते हैं या परमानेंट क्लॉट बोलते हैं। तो ठीक है, तो इस सब को समझने से पहले, ये तीनों स्टेप को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हेल्दी वास्कुलर सिस्टम में ब्लड कैसे लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो किस तरह मतलब मैकेनिज्म होता है, तो ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखता है और वो सेमी सॉलिड मास में कन्वर्ट नहीं होता है, जेल मतलब लिक्विड से जेल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। उसको समझ लेते हैं, क्योंकि वो समझने के बाद ये सब समझना उतना आसान, मतलब ये सब समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले उसे समझते हैं। एक हेल्दी वास्कुलर सिस्टम बना लेते हैं। ये अपर लाइनिंग जो है, जो एंडोथेलियल सेल्स है,
सबको पता है कि प्लेटलेट्स इसमें रन करते रहते हैं ब्लड वेसल्स में, क्योंकि ये कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड है, ब्लड का कंपोनेंट है, प्लेटलेट्स है, इरेथ्रोसाइट जिसे रेड ब्लड सेल्स भी बोलते थे, पहले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं, और प्लेटलेट्स को इरेथ्रोसाइट भी बोलते थे। तो प्लेटलेट्स चाहेगा कि एंडोथेलियल सेल्स के साथ एग्रीगेट कर सकें, लेकिन एंडोथेलियल सेल्स कुछ जो हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स होता है वो रिलीज करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, कुछ प्रोडक्ट जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड PgI2 और उसके बाद ADP फॉस्फेटेजेस। ठीक है, यहाँ पर लिखना होगा, लिख लीजिएगा ADP फॉस्फेटेजेस। और ये तीनों एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटिंग एजेंट है। जब भी प्लेटलेट्स सोचेगा कि जाकर एंडोथेलियल सेल्स के साथ एग्रीगेट कर सके ताकि प्लेटलेट प्लग हम बना सके, लेकिन ये हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स है ना, कुछ प्रोडक्ट रिलीज करते हैं जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, PgI2, ADP डाइफॉस्फेटेजेस, ये सब है ना, इसके पास कुछ प्लेटलेट्स के पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उस रिसेप्टर वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और इसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। जब भी प्लेटलेट्स अगर एंडोथेलियल सेल के साथ बाइंड करना चाहेगा तो प्लेटलेट्स के रिसेप्टर को एक्टिवेट होना पड़ेगा, लेकिन ये एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटिंग एजेंट प्लेटलेट्स को इनएक्टिवेट कर देते हैं ताकि प्लेटलेट्स यहाँ पर आकर प्लेटलेट्स का प्लग ना बना सके। लेकिन बात यही है कि प्लेटलेट्स का प्लग नहीं बने, कुछ कुछ यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर भी मूव करते रहते हैं, एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर, और उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, सीधे तो क्लोटिंग फैक्टर ये सब रन करते थे। तो उस सब को भी तो इनएक्टिवेट करना होगा ना, ताकि ब्लड फ्लूइड फॉर्म में रहे। तो कुछ मॉलिक्यूल है रिलीज करते हैं हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स, जिसे हम बोलते हैं हेपेरिन सल्फेट। ये बाइंड करते हैं एंटीथ्रोम्बिन 3, एंटीथ्रोम्बिन 3 से बाइंड करते हैं, और ये एंटीथ्रोम्बिन 3 डाइजेस्ट कर जाते हैं थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल को, और उसके बाद फैक्टर 10, एक्टिवेटेड फैक्टर 10, और उसके बाद एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 9, ये सबको डाइजेस्ट कर जाते हैं। और ये सब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद ये सब थ्रोम्बिन, तो पता है थ्रोम्बिन क्लोटिंग में काम आते हैं, और उसके बाद ये सब क्लोटिंग फैक्टर सब है, ये सब ब्लड को क्लोट कराने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स हेपेरिन सल्फेट रिलीज करते हैं और उसके बाद ब्लड का क्लोट नहीं बनने देता है। एक और मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स, जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोमोडिलिन। थ्रोम्बोमोडिलिन जो बाइंड करते हैं प्रोटीन सी से, प्रोटीन सी also inactivate जो activated factor 5 and factor 8, ये सबको इनएक्टिवेट कर देते हैं। और उसके बाद एक और चीज को इनएक्टिवेट करना होगा, क्योंकि फाइब्रिन का क्लोट बनता है तो फाइब्रिन भी रन करते होंगे इसमें, तो उसको भी इनएक्टिवेट करने के लिए हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स कुछ रिलीज करते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या करते हैं, प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। और प्लाज्मिन क्या करते हैं, इट्स ब्रेक फाइब्रिन स्ट्रेंथ, फाइब्रिन। तो ये सब हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और इसी के कारण नॉर्मल मतलब हेल्दी ब्लड वास्कुलर सिस्टम में ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता है। अब हम समझते हैं वेसोकंस्ट्रिक्शंस
प्लेटलेट्स का प्लग कैसे बनता है, और ये दोनों समझेंगे, और बाकी अगले वीडियो में समझेंगे ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि इसमें हम इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे पढ़ेंगे, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो समझते हैं कि जब हमें इंजरी हो, जब भी हमें इंजरी होता है तो क्या होता है आगे। देखिए, जब इंजरी नहीं हुआ था तो ब्लड कैसे लिक्विड फॉर्म में चलता है, ये सब तो हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि जब इंजरी होता है तब क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर इंजरी हुआ, तो एंडोथेलियल सेल्स तो इंजर्ड हो गया और यहाँ से भी हट चुका है, यहाँ इंजर्ड हुआ एंडोथेलियल सेल, और इसके बाद यहाँ पर कोलिजन एक्सपोज हो गया। और प्लेटलेट्स इधर है, प्लेटलेट्स चाहता है कि देखिए यहाँ पर इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स है और यहाँ पर एंडोथेलियल सेल्स है ही नहीं, तो इसके पास ना ही एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटिंग एजेंट है और ना ही कोई प्रोटीन है, हेपेरिन, कोई भी चीज़ नहीं है। तो अब कैसे होगा, तो यहाँ पर आकर प्लेटलेट आराम से स्टिक हो सकता है। तो सबसे पहले स्टार्टअप होता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन से। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला स्टेप है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। जब भी ब्लड वेसल्स में कुछ इंजरी होता है तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है ताकि ब्लड फ्लो कम हो सके। तो सबसे पहले जब इंजरी होता है तो आसपास का न्यूरॉन्स भी डैमेज होता है, न्यूरॉन्स डैमेज होता है और न्यूरॉन्स रिलीज करते हैं वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और उसके बाद कुछ स्मूथ मसल्स, ये फर्स्ट हुआ पहला, दूसरा यही लिख लेते हैं। स्मूथ मसल्स भी प्रोड्यूस करते हैं वेसोकॉन्स्ट्रिक्शंस। और उसके बाद तीसरा आता है इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स होते हैं जो रिलीज करते हैं, इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स रिलीज करते हैं एंडोथेलिन। यहां से कैसे दिखाए इसको, हाँ, रिलीज एंडोथेलिन। ये स्मूथ मसल पे एक्ट ऑन मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पहला स्टेप सबसे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शंस में क्या होता है, न्यूरोजेनिक वेसोकॉन्स्ट्रिक्शंस। जब भी इंजरी होता है तो वहाँ का सराउंडिंग नर्व भी इंजर्ड होता है और सराउंडिंग नर्व रिलीज करते हैं वेसोकॉन्स्ट्रिक्शंस। तो फर्स्ट न्यूरोजेनिक वेसोकॉन्स्ट्रिक्शंस, दूसरा में आता है स्मूथ मसल्स वेसोकॉन्स्ट्रिक्शंस जो एंडोथेलियम्स एक्सपोज कोलिजन से यहाँ पर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं। और उसके बाद रिलीज एंडोथेलिन, जो इंजर्ड एंडोथेलियम सेल्स रिलीज करते हैं एंडोथेलिन और ये भी कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। ठीक, अब होता है स्पेशल मैकेनिज्म स्टार्ट। देखिए प्लेटलेट्स क्या करते हैं, यहाँ पर तो कोई भी प्लेटलेट एग्रीगेटिंग एजेंट नहीं है और प्लेटलेट आराम से एक्सपोज्ड कोलिजन के पास आ सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर एग्रीगेट हो सकते हैं। लेकिन एग्रीगेट होने के लिए कुछ रिसेप्टर्स चाहिए, मतलब एडिशन भी, पहले प्लेटलेट यहाँ पर आकर एडिशन होगा तो उसके लिए कुछ स्टिकी चीज चाहिए, मतलब कुछ जैसे कि हुक टाइप जैसा चाहिए जो प्लेटलेट्स को पकड़ के रखे, क्योंकि इसके पास इस रिसेप्टर्स होते हैं
ठीक है। तो यहाँ से इंजर्ड एंडोथेलियम सेल रिलीज करते हैं 1 विलिब्रेंट फैक्टर, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इससे। यहाँ से भी इंजर्ड एंडोथेलियम सेल्स और प्लेटलेट्स आकर इसी 1 विलिब्रेंट फैक्टर के पास आकर स्टिक हो जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स एडिशंस, एग्रीगेशंस नहीं, प्लेटलेट एडिशंस। जब भी प्लेटलेट्स 1 विलिब्रेंट फैक्टर्स के पास आकर स्टिक हो जाते हैं रिसेप्टर्स के साथ, क्योंकि ये भी इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं, उसी रिसेप्टर के पास आकर मिल जाते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स, ये सब प्लेटलेट्स हैं और ये प्लेटलेट्स रिसेप्टर के साथ मिल जाते हैं और उसके बाद ये प्लेटलेट्स आकर यहाँ पर एडिशंस हो जाते हैं। तो प्लेटलेट एडिशंस किसे कहते हैं? जब भी प्लेटलेट्स 1 विलिब्रेंट फैक्टर के साथ आकर एडिशन हो जाता है तो उसको हम प्लेटलेट एडिशंस बोलते हैं। तो मैंने अब यहाँ से कुछ ये 1 विलिब्रेंट फैक्टर इस रिसेप्टर के साथ स्टिक होके प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं और प्लेटलेट्स कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जो प्लेटलेट्स के मेम्ब्रेन में यहाँ दिखाते हैं यार। ये 1 विलिब्रेंट फैक्टर हो गया, ये प्लेटलेट्स का रिसेप्टर हो गया और यहाँ से प्लेटलेट के रिसेप्टर बाइंड किया 1 विलिब्रेंट फैक्टर से और प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुआ और यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2, थ्रोम्बोक्सिन A2 जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शंस कराते हैं और ऑल्सो प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट भी कराते हैं। एग्रीगेशन, ठीक। और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शंस फिर से कराते हैं और प्लेटलेट्स का भी एग्रीगेशन ये कराते हैं। तो प्लेटलेट्स और साउंडिंग जितने भी प्लेटलेट्स है सब आकर एग्रीगेट होने लगते हैं। एग्रीगेट होने से पहले कुछ एक्टिवेट भी होना पड़ता है, तो उसके सब ये कुछ ग्रेन्यूल्स रिलीज करते हैं। जब भी ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं तो कुछ ग्रेन्यूल्स रिलीज करते हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स के पास दो, मान लीजिए एक अल्फा ग्रेन्यूल्स है और बीटा ग्रेन्यूल्स है, ये अल्फा और डेल्टा ग्रेन्यूल्स होता है, अल्फा और डेल्टा ग्रेन्यूल्स। डेल्टा ग्रेन्यूल्स के पास होते हैं सीरोटोनिन, ये भी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, और एडीपी, एडीपी प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं और भी जितने भी सराउंडिंग में जितने भी प्लेटलेट्स होते हैं इस सब को एक्टिवेट कर देते हैं और जितने भी मोर एक्टिवेट, मोर प्लेटलेट्स एक्टिवेट, और जितने प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं जो थ्रोम्बोक्सिन A2 के द्वारा एग्रीगेट हो जाते हैं और एक्टिवेशन, जैसे ये प्लेटलेट्स एडिशन हो गया और ये एडीपी प्लेटलेट्स एक्टिवेटर हो गया और उसके बाद ये थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट्स को एडिशन एग्रीगेशन करा देंगे और उसके बाद यहाँ पर प्लेटलेट्स का प्लग बन जाता है, जिसे हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस प्लग बोलते हैं। मतलब इस यहाँ पर प्लग फॉर्मेशन, ठीक। तो ये हो गया प्लेटलेट्स का प्लग बनना। तो हम समझ चुके हैं कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शंस क्या होता है, प्लेटलेट्स का प्लग क्या बनता है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।